हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानी केमिस्ट्री। तो होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के बारे में। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा हम थ्योरी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये एक मोस्ट पॉपुलर और फास्टेस्ट ग्रोइंग एरियाज़ में से है हमारी एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री या फिर रिसर्च वर्क के। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि डेफिनेशंस क्या होती हैं हमारी सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है कि हमारी जो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री है वो जनरेट कैसे हुई। उसके बाद हम आएंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की। उसके बाद फंक्शंस देखेंगे कि सुप्रामोलिक्यूल्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस क्या होती हैं अपनी सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। तो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में सबसे पहले हम जानते हैं कि इस सुप्रा का मतलब क्या होता है। मॉलिक्यूलर का मतलब तो हमें पता है, मॉलिक्यूल्स। सुप्रा जो है एक हमारा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अबव या फिर बियॉन्ड। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें कि जो हमारी सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द केमिस्ट्री बियॉन्ड मॉलिक्यूल्स एज केमिस्ट्री ऑफ टाइलर शेप्ड इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर पिक्यूलरिटीज़। ये वाली जो डेफिनेशन है हमारी, ये जो है एफ वॉक्टल ने दी थी और इसमें इन्होंने कहा था कि जो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री होती है वो जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उससे बियॉन्ड होती है। मतलब क्योंकि सुप्रामोलिकुलर का मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स से बियॉन्ड होती है। और टाइलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होती हैं उसकी हम स्टडी करते हैं इसमें। और केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर पिक्यूलरिटीज़, ये कहते हैं कि जो हमारे स्ट्रक्चर पिक्यूलरिटीज़ होती हैं वो जो है इंफॉर्मेशन जमा करती है, उसके अंदर ही इंफॉर्मेशन जमा होती है कि स्ट्रक्चर जो हमारे स्ट्रक्चर होता है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का। उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन दी गई थी वो जो है हमारी जे.एम. लेन ने दी थी, यानी जेन मैरी लेन ने दी थी। और इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स covering the structure and function of the entities formed by the association of two or more chemical species। तो ये कहते हैं कि जो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री है वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स की स्टडी है जो कि कवर करती है क्या, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है, जो एंटिटी बनी होती है उसका, जो कि बनी कैसे होती है, दो या दो से ज़्यादा जो हमारे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एसोसिएशन से, मॉलिक्यूल्स या फिर केमिकल स्पीसीज के एसोसिएशन से। तो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में आगे क्या होता है, जो एटम्स होते हैं हमारे वो कंबाइन होते हैं, वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। लेकिन जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, वीक इंटरेक्शंस आते हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल केमिस्ट्री होती है वो जो है ये जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने होते हैं, इनसे डील करती है। लेकिन जो हमारे सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री होती है वो ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में वीकर और रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं, इनसे डील करती है। अब ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, ये डायपोल इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, पाई इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस हो सकता है, वंडरवॉल फोर्सेस हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट हो सकता है और एसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होते हैं, जब कभी भी अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर हम मान लो एक कप में या फिर एक बाउल में हम वाटर ले लें और अपना एक हेयर जो है उसमें ऐसे करके गिरा दें, तो वो हेयर जो है वो सीधा ना होके क्या करता है, एक सर्कल का शेप ले लेता है। वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हाइड्रोफोबिक फोर्सेस की वजह से। और एक और चीज़ है, बायोलॉजी में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल होता है मतलब एक हेलिक्स हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है बेसिक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की और सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री डेवलप कैसे हुई।
तो हिस्ट्री ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री को जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। इन मिड 1930s में जो होता है, जो सुपर मॉलिक्यूल्स जो टर्म था वो एग्जिस्टेंस में आया था, जो कि डिस्क्राइब करता था जो एंटिटीज़ ऑफ हायर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और जो कि बनी होती रिजल्ट करती थी ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड स्पीशीज़ का। सिंपल भाषा में अगर बोलें तो सुपर मॉलिक्यूल्स कब बनते थे? जब छोटे छोटे एटम्स आपस में कंबाइन करते थे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता था, जिसको हम क्या कहते थे? सुपर मॉलिक्यूल कहते थे। उसके बाद 1873 में जो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई विद एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो कि थे वंडरवॉल फोर्सेस, जिसको जो पोस्टुलेट किया जेडी वंडरवॉल्स ने। उसके बाद 1894 में क्या है, जो फिलोसफिकल रूट्स थी सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की वो डेवलप की गई। जैसे ही जो HML फिशर थे उन्होंने सजेस्ट की और लॉग थ्योरी काहे के लिए? एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस के लिए। और इसी जो की एंड लॉग थ्योरी के से ही जो है जो बेसिक प्रिंसिपल था सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का, जिसे हम मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन कहते हैं, वो डेवलप किया गया। और आगे चल के इसी से जो हमारी होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री थी उसका भी डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद 1920 में जो है जो लेटिमर और रोडबुश थे उन्होंने डिस्कवर किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, जो कि जनरली जो है हमारे जो DNA का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें पाया जाता है। उसके बाद 1960s में अभी तक हमारा जितना भी काम चल रहा था ये इस वर्ड जो सुपर मॉलिक्यूल था इसी के अंडर चल रहा था। अभी तक इस केमिस्ट्री को कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन 1960s में क्या है, जो सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है वर्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया और उसके बाद बहुत सारा मेजर वर्क जो है सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के अंदर किया गया। इन 1960s में ही जो चार्ल्स जे पेडरसन थे उन्होंने जो है डेवलप किया, डिस्कवर किया और सिंथेसाइज किया क्राउन ईथर को। और ये क्राउन ईथर जो है ये बहुत हाईली इम्पॉर्टेंट था फॉर द चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स के लिए। उसके बाद 1980 में क्या हुआ, जो डोनाल्ड जे क्रैम थे, जेन मेरी लेन थे और एफ वोक्टल थे, उन्होंने सिंथेसाइज किया शेप्ड एंड आयन सिलेक्टिव रिसेप्टर्स को। और जिसके लिए डोनाल्ड जे क्रैम को, जेन मेरी लेन को और चार्ल्स जे पेडरसन को 1987 में हमारा नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद 1990s के दौरान जो है एक सोफिस्टिकेटेड सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और लेटर 1990s में ही जो JF स्टोडार्ट थे उन्होंने डेवलप की एक मॉलिक्यूलर मशीनरी और हाईली कॉम्प्लेक्स सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर जो कि वर्क करता था सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के ऊपर। उनके बाद ही जो इटेमर विल्नार थे उन्होंने डेवलप किए जो सेंसर्स होते हैं हमारे और मेथड जो इलेक्ट्रॉनिक और बायोलॉजिकल इंटरफेसिंग था उनको आगे डेवलप किया बाय यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। तो ये थी हमारी क्या हिस्ट्री ऑफ सुप्रामोलिकुलर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट या फिर जो टर्मिनोलॉजीज एसोसिएट होती हैं सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के साथ। तो सबसे पहली जो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के साथ वो होती है सुप्रामोलिकुलर असेंबली या फिर कंपाउंड। ये कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूलर असेंबली होती है जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड से बनी होती है और ये जो कंपाउंड है ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं वेरियस वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के द्वारा, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, पाई इंटरेक्शन हो गया या फिर जितने भी मैंने आपको बताया डाइपोल मूवमेंट हो गया एक्सेट्रा। और ये शो करते हैं इंक्लूजन, सिलेक्टिविटी दिखाते हैं अपने आप में और बाकी की कुछ और फंक्शनैलिटीज़ भी होती हैं जो ये दिखाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, सुप्रामोलिकुलर असेंबली या फिर कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारी क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है मॉलिक्यूलर रिसेप्टर या फिर सबस्ट्रेट। तो द कैविटी और मॉलिक्यूल इन विच अनदर मॉलिक्यूल कम एंड बाइंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर रिसेप्टर। तो ऐसी कोई भी कैविटी या फिर मॉलिक्यूल जिसमें जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आता है और उस कैविटी में फिट हो जाता है,
वो जो कैविटी वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, उसको हम मॉलिक्यूलर रिसेप्टर कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, होस्ट, जैसे कि आप पिक्चर में वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा सबस्ट्रेट। तो कोई भी जो दूसरा मॉलिक्यूल जो उस रिसेप्टर में फिट हो रहा है या फिर उस कैविटी में फिट हो रहा है, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। और सबस्ट्रेट जनरली क्या होता है, वो स्मॉलर साइज़ का होता है, और जो रिसेप्टर होता है वो जनरली हमारा जो होता है बड़े साइज का होता है। और जो सबस्ट्रेट होता है उसी की बाइंडिंग को हम क्या कर रहे होते हैं, सॉर्ट कर रहे होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर रिसेप्टर और मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट होते हैं, या फिर इसको हम होस्ट और सबस्ट्रेट को हम गेस्ट भी बोल सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबली के पार्टनर्स होते हैं। तो इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन एंड कॉम्प्लेक्शन। ये हमारा जो है इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का। तो ये जो है, ये सबसे पहले तो आया कहाँ से है, ये जो है आया है जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए लॉक एंड की थ्योरी यूज़ होती है, वहाँ से। वो कहते हैं कि जो हमारा लॉक होता है और की होती है, कोई भी ताला आपने देखा ही होगा, ताले में एक स्पेसिफिक एक ही की से वो खुलता है ना, कोई भी ताला है वो एक ही की से खुलता है। ये तो है नहीं 10 तरीके की से वो खुल जाता है। हालांकि आपके पास चाहे मास्टर की हो तो तब तो खुल सकता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन एक अगर कोई स्पेसिफिक ताला है आपके पास तो वो जो है एक ही टाइप की चाबी से खुलेगा। ठीक हो गया। तो वही ही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया है इन द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री या फिर मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन या फिर कॉम्प्लेक्शन। ये कहता क्या है, मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन कहता है वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा होस्ट मॉलिक्यूल होता है या फिर जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है या फिर कोई भी गेस्ट या फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, सबसे पहले तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ जैसे कोई भी हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हमारे पास ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो हमारी कैविटी है वो कैसी है, ट्रायंगुलर शेप की है, ट्रायंगुलर शेप की कैविटी है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा जो है ट्रायंगुलर शेप का ही जो है हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आएगा। मान लीजिए अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, तो अगर हमारा कोई ऐसे करके कैविटी है, मान लीजिए तो कैविटी है, तो इसके लिए जो है हमारी स्पेसिफिक ऐसे करके जो सबस्ट्रेट होगा, ये अगर हमारा जो है होस्ट मॉलिक्यूल है तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा वो जो है ऐसे होगा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। इसका मतलब ये है। दूसरा जो होता है, जो मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन जो होता है वो स्पेसिफिक बाइंडिंग करता है एक स्पेसिफिक गेस्ट मॉलिक्यूल का टू द कॉम्प्लीमेंट्री होस्ट मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबली। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये हमारा होस्ट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारी कैविटी है, लेकिन हमारे पास गेस्ट मॉलिक्यूल 4 तरीके के गेस्ट मॉलिक्यूल्स है। एक डायमंड शेप का है, एक जो है रेक्टेंगल शेप का है, एक ओवल शेप का है और एक सर्कुलर शेप का है। और जैसे कि आपको देखने से लग रहा है कि ये कैविटी कैसी है, हमारी जो है सर्कुलर शेप की है, सर्कुलर शेप की है। तो यहाँ पे जो हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल आएगा वो ये सर्कुलर वाला मॉलिक्यूल होगा, ना कि इन तीनों में से कोई मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कैविटी है वो एक स्पेसिफिक कैविटी जो है वो एक स्पेसिफिक तरीके के गेस्ट मॉलिक्यूल को जो है अपने अंदर फिट कर रही है। मतलब ये क्या है, सिलेक्टिव है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, मतलब ये बाद में वापस रिएक्शन वापस भी आ सकती है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो दोनों हैं, होस्ट और गेस्ट, आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन और कॉम्प्लेक्शन की प्रोसेस ये क्या होती है, सिलेक्टिव होती है। मतलब एक होस्ट की कैविटी में एक सिलेक्टिव हमारा क्या होगा, गेस्ट मॉलिक्यूल फिट होगा। और तीसरी चीज़ क्या होती है, द मॉलिक्यूल आर एबल टू आइडेंटिफाई ईच अदर यूजिंग नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। अब जब ये होस्ट मॉलिक्यूल और गेस्ट मॉलिक्यूल आपस में पास में आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को पता कैसे लगाते हैं, ये जो है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के द्वारा एक दूसरे को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और एक स्पेसिफिक तरीके की जो हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो कैविटी के अंदर फिट हो जाता है और हमारा क्या बन जाता है, हमारा
होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है या फिर क्या बन जाता है, सुप्रा मॉलिक्यूलर बन जाता है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन और कॉम्प्लेक्शन। ये क्या कहता है कि हमारा एक स्पेसिफिक तरीके का होस्ट मॉलिक्यूल होता है जिसकी कैविटी में एक स्पेसिफिक जो होता है हमारा क्या होता है, गेस्ट मॉलिक्यूल फिट होता है। और ये प्रोसेस क्या होती है, सिलेक्टिव होती है और ये होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे, बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो हमारा फोर्थ बेसिक टर्म यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली। तो मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली क्या होती है हमारी, मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम विदाउट गाइडेंस और मैनेजमेंट फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। तो इसमें क्या होता है, जो सिस्टम का कंस्ट्रक्शन होता है वो अपने आप होता है, हमें कुछ भी उसको गाइडेंस या फिर उसमें कोई भी हमें मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो सिस्टम है वो असेंबल होता है अपने आप से बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। उसके बाद सेल्फ असेंबली जो है हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली। अब इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली और इंट्रामॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली में डिफरेंस क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली होती है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, जैसे कि अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था जिसमें सुप्रा मॉलिक्यूल बन रहा था ना हमारा, वो एग्जाम्पल होता है हमारा क्या, इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली का। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली होती है वो जो है विद इन दी मॉलिक्यूल जो सेल्फ असेंबली बनती है उसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है जो मिशेल होती है, सोप बबल, जो सोप में जो फोम बनता है उसमें मिशेल फॉर्मेशन होती है, वो इसका एग्जाम्पल होता है। लिक्विड क्रिस्टल, जो हमारी LCDs आती हैं उसमें जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं ना, जो लिक्विड क्रिस्टल होता है वो इसका एग्जाम्पल होता है। सेल मेम्ब्रेन हो गया, सॉल जेल हो गया, ये सब एग्जाम्पल है काहे के, मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली। फिफ्थ टर्म होता है वो मैकेनिकली इंटरलॉक्ड मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर होता है। जो मैकेनिकली इंटरलॉक्ड मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स का जो कि लिंक्ड होते हैं आपस में बिकॉज ऑफ देयर टोपोलॉजी या फिर उसको हम ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं क्योंकि उनकी ज्योमेट्री ऐसी होती है, इसलिए वो आपस में लिंक होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में लिंक होते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं बाय कैसे, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, कैटिनिन्स हो गए, रोटेक्जेन्स हो गए, मॉलिक्यूलर नॉट्स हो गई, मॉलिक्यूलर बाउमैन रिंग्स या फिर रेवल हो गया। तो ये हमारे क्या होता है, मैकेनिकली इंटरलॉक्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसका जो सिक्स्थ आता है वो होता है मॉलिक्यूलर मशीनरी। तो मॉलिक्यूलर मशीनरी जो होती है वो हमारी मॉलिक्यूलर असेंबलीज होती हैं जो कि परफॉर्म कर सकती हैं फंक्शंस जैसे कि लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, स्विचिंग हो गया या फिर इंट्रैपमेंट हो गया। और ये डिवाइसेस जो होती हैं ये एग्जिस्ट करती हैं एट द बाउंड्री ऑफ सुप्रा मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये जो मशीनरी होती है ये नैनो टेक्नोलॉजी और सुप्रामोलिकुलर की जस्ट बाउंड्री पे प्रेजेंट होती है, मतलब दोनों के बीच में होती है। तो ये हमारे जो है बेसिक टर्म्स या फिर कॉन्सेप्ट हो गए जो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा बेसिक फंक्शन क्या होता है सुप्रामोलिकुलर स्पीशीज़ का। तो अब बात करते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ सुप्रामोलिकुलर स्पीशीज़ की। तो अगर हम इसको फ्लो चार्ट से देखें तो क्या होता है, हमारे जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में और क्या बनाते हैं, हमारा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर रिसेप्टर हो सकता है या फिर सबस्ट्रेट हो सकता है। ये दोनों जो है आपस में जो हमारे वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड या फिर इंटरेक्शन होते हैं उससे इनका कॉम्प्लेक्शन होता है और मॉलिक्यूलर रिसेप्टर और सबस्ट्रेट मिलके हमारे क्या बना देते हैं, सुप्रा मॉलिक्यूल बना देते हैं। और सुप्रा मॉलिक्यूल के फिर क्या होते हैं, तीन फंक्शन होते हैं। एक मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन हो गया, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तीसरा हो गया ट्रांसलोकेशन। और जब पॉलीमर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड असेंबली में आते हैं और ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, तब हमारा जनरेट होता है क्या, मॉलिक्यूलर एंड सुप्रामोलिकुलर डिवाइसेस। तो हमारा जो तीन बेसिक फंक्शन होते हैं क्या, सुप्रामोलिकुलर स्पीसीज़ का सबसे पहले होता है मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन में आपको पहले भी बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, अभी खाली एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर रिसेप्टर और जो मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट होते हैं वो आपस में जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल जो होते हैं वर्क करते हैं, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट
होते हैं और जो है उनके बीच में जो होता है स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है और एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही क्या करता है, रिसेप्टर की कैविटी में जाके उससे बाइंड करता है, यानी कि उसमें क्या होती है, सिलेक्टिविटी भी होती है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो रिसेप्टर और सबस्ट्रेट हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं बाय नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक हो गया, या फिर नॉन कोवलेंट फोर्सेस हो गया। उसके बाद दूसरा आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, अगर एडिशनल फंक्शनल ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूलर रिसेप्टर में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, वो केमिकली ट्रांसफॉर्म करता है, फिर केमिकली ब्रेक डाउन करता है किसको, सबस्ट्रेट को, और क्या बना देता है, दूसरे कंपाउंड या फिर प्रोडक्ट बना देता है। एक बार और देखते हैं क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ना। अगर कोई भी एडिशन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसमें, हमारे मॉलिक्यूलर रिसेप्टर में, तो वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है या फिर ट्रांसफॉर्म कर देता है सबस्ट्रेट को किस में, दूसरे प्रोडक्ट या फिर दूसरे कंपाउंड में। उसके बाद तीसरा आता है हमारा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि फॉर एग्जांपल किस में होता है, सोडियम पोटेशियम पंप में। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, एक चीज़ जो है बाहर से अंदर आती है और दूसरी चीज़ अंदर से बाहर जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। तो ये क्या होता है, बेसिक फंक्शन होते हैं सुप्रामोलिकुलर स्पीशीज से। क्या क्या होता है, मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलोकेशन। तो चलिए ये बेसिक फंक्शन भी हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं हमारे क्या एग्जांपल्स क्या होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, एग्जांपल्स क्या होते हैं सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। तो अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सुप्रामोलिकुलर इंटरेक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो हम शुरू से लेकर अभी तक जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो थ्योरी थी, की एंड लॉग थ्योरी को लेके चल रहे थे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल वही हो जाता है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो जो है इसका पहला एग्जांपल हो जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। दूसरा जो है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए सुप्रामोलिकुलर इंटरेक्शंस का यूज़ होता है। तीसरा आता है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है, जिसमें बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, वो इसका एग्जाम्पल होता है। जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक कोड, जो जेनेटिक कोड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन और जो उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है वो भी जो है सुप्रामोलिकुलर इंटरेक्शन से हम समझ सकते हैं और वो इसका एग्जाम्पल होती है। उसके बाद आता है जो हमारे रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं उसमें जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है वो इसका एग्जांपल आता है। जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू रिसेप्टर प्रोटीन होता है वो इसका एग्जांपल आता है। अगला जो एग्जांपल होता है वो एंटीजन एंड एंटीबॉडी एसोसिएशन। जो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जो एसोसिएट होते हैं वो जो है सुप्रामोलिकुलर इंटरेक्शन का एग्जाम्पल होता है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिग्नल इंडक्शन बाय न्यूरोट्रांसमीटर। हमें पता है जो हमारे नर्व सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर में होते हैं। तो जब भी हमारे एक नर्व से दूसरे नर्व में कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर में होती है, इसलिए जो है वहाँ पे हम सुप्रामोलिकुलर इंटरेक्शन जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स थे सुप्रामोलिकुलर इंटरेक्शन के इन बायोलॉजिकल सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे एप्लीकेशंस क्या होते हैं सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। और सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की पहली एप्लीकेशन आती है हमारे पास मटेरियल टेक्नोलॉजी। जो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री है और जो मॉलिक्यूलर असेंबली है साथ में जो है प्रोसेस करती है इन दी पर्टिकुलरली इन दी डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स। इनसे जो हमारे न्यू मटेरियल बनते हैं, जो लार्ज स्ट्रक्चर्स है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें हम रेडीली एसेस कर पाते हैं बाय बॉटम अप सिंथेसिस अप्रोच के उससे, जो कि कंपोज करती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, जो कि रिक्वायर करते हैं, जो कि कंपोज करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, जो कि रिक्वायर करते हैं बहुत कम स्टेप्स इन दी सिंथेसिस। और इसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ दी जो बॉटम अप अप्रोचेस होती हैं किसमें, नैनो टेक्नोलॉजी में, वो बेस्ड होती हैं किसके ऊपर, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के ऊपर। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी क्या, मटेरियल। जो हमारी अगली एप्लीकेशन होती है वो होती है सुप्रामोलिकुलर कैटालाइसिस। ये एक बहुत मेजर एप्लीकेशन होती है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की, जिससे हम डिज़ाइन कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैटलिस्ट और कैटालाइसिस को। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, बाइंडिंग ऑफ रिएक्टेंट का कन्फॉर्मेशंस में, जो कि सूटेबल होते हैं रिएक्शन के लिए। और जो ये हमारे कैटलिस्ट और कैटालाइसिस जो होता है वो जो है लोअर कर देता है एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन, जिसकी वजह से जो हायर
एनर्जी में जो हमारी रिएक्शंस होती थी वो हमारी लोअर एनर्जी में टेक्स प्लेस करते हैं। तो ये एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर बन जाता है जो कि एप्लीकेशन होता है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। तो जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन आता है वो आता है मेडिसिन में। तो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री जो होती है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री जो होती है इंपॉर्टेंट होती है इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल थेरेपी, जो कि डेवलप होती है बाय अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन एट ड्रग बाइंडिंग साइट। तो जो ड्रग बाइंडिंग साइट में सबसे पहले इंटरेक्शन सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की हेल्प से जो है इंटरेक्शंस का पता लगाया जाता है कि वहाँ पे कौन कौन से इंटरेक्शन प्रेजेंट है, और उसकी हेल्प से जो है न्यू फार्मास्यूटिकल थेरेपीज का डेवलपमेंट किया जाता है। जो अगला पॉइंट आता है उसमें जो है जो एरिया ऑफ ड्रग डिलीवरी है उसमें भी बहुत सारे क्रिटिकल एडवांसेस देखे गए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, जो कि प्रोवाइड करता है इनकैप्सुलेशन एंड टारगेट रिलीज मैकेनिज्म। अब ये इनकैप्सुलेशन और टारगेट रिलीज मैकेनिज्म क्या होता है? पहले के ज़माने में हम देखते थे कभी भी अगर हमारे सिर में दर्द होता था तो हमें दर्द की गोली दे दी जाती थी, या फिर हाथ में दर्द होता था तो वही दर्द की गोली दे दी जाती थी, पैर में दर्द होता था तो वही दर्द की गोली दे दी जाती थी। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हमारे सिर में दर्द हो रहा है और हाथ में दर्द हो रहा है तो वो दोनों डिफरेंट टाइप के पेन होते हैं। तो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की मदद से जो है जो अब ड्रग डेवलप हो रहे हैं वो एक स्पेसिफिक साइट के लिए डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि पहले से अगर हम दर्द की गोली लेते थे तो वो बहुत जगह पे जाके जो है एक्ट करती थी, और उससे जाके ये देखा गया कि जो वो दर्द की गोली होती थी वो हमारी किडनी को इफेक्ट कर रही थी। लेकिन अब जो दर्द की दवाइयाँ बनाई जा रही है वो एक स्पेसिफिक साइट एक टारगेट को जो है ध्यान में रख के बनाई जा रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है आज की मेडिसिन में फेस नहीं करनी पड़ रही है। जो लास्ट चीज़ होती है जो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री है वो जो है डिज़ाइन होती है कि वो डिस्टर्ब करती है प्रोटीन इंटरेक्शन को, जो कि इंपॉर्टेंट होती है काहे के लिए? सेल्यूलर फंक्शन के लिए। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री है वो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन भी जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हमारी जो अगली एप्लीकेशन होती है वो होती है डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री जो होती है वो यूज की जाती है टू डिमॉन्स्ट्रेट कंप्यूटेशन फंक्शन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे केसेस में जो हमारे फोटोनिक और केमिकल सिग्नल्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स में, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेसिंग होती है इन यूनिट्स की वो शो की जाती है बाय सुप्रामोलिकुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन डिवाइस के द्वारा। जो डाटा स्टोरेज है वो अकम्प्लिश किया गया है बाय मॉलिक्यूलर स्विचेस विथ फोटोक्रोमिक एंड फोटो आइसोमराइजेबल यूनिट, या फिर इलेक्ट्रोक्रोमिक एंड रिडॉक्स स्विचेबल यूनिट्स, एंड उनको जो डाटा स्टोरेज है वो इवन बाय मॉलिक्यूलर मोशन भी पॉसिबल किया गया है। जो हमारे सिंथेटिक मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट्स होते हैं उनको भी डिमॉन्स्ट्रेट किया है इन कॉन्सेप्चुअल लेवल्स, और जो हमारा फुल स्केल कंप्यूटेशन है उसे भी अचीव किया गया है बाय सेमी सिंथेटिक डीएनए कंप्यूटर्स। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो हमारे सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री है वो डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगली जगह जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री देखा जाता है वो होता है हमारे ग्रीन केमिस्ट्री। रिसर्चर्स ने सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री को जो है ग्रीन केमिस्ट्री में भी अप्लाई करके देखा, जहाँ पे हम जो सॉलिड स्टेट मटेरियल को डायरेक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ को बाय यूजिंग नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग, और उससे हम क्या करते हैं नए केमिकल्स बनाते हैं विदाउट द यूज ऑफ सॉल्वेंट, बिना सॉल्वेंट को यूज़ किए हुए। क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री का मेन मोटिव यही है कि हम जो सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि हमारे केमिकल्स होते हैं उनको कम से कम यूज़ करें, क्योंकि वो जो केमिकल्स हैं वो हम जिस समय रिसर्च कर रहे होते हैं बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वेस्ट होते हैं और वो डायरेक्टली हमारे जो है सरफेस में चले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे जो है सरफेस को डिग्रेड करते हैं और वहाँ पे उसको बहुत सारा नुकसान पहुँचाते हैं। तो यही मोटिव है ग्रीन केमिस्ट्री का कि सॉल्वेंट कम से कम यूज़ हो, ताकि जो है हम सेफली केमिकल्स को भी बना पाएँ, अपने जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसे भी बना पाएँ, लेकिन विदाउट द यूज़ ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद जो हमारा आखिरी और जो एप्लीकेशन होता है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का वो होता है हाईटेक डिवाइसेस। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री जो होती है वो इनेबल करती है हमें टू सिंथेसाइज
मटेरियल जिनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हो और जिनको हम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकें। ये फंक्शन इंक्लूड करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गया, लाइट रिस्पॉन्स हो गया, सेल्फ हीलिंग पॉलीमर। जो सेल्फ हीलिंग बहुत सारे आजकल पॉलीमर आ गए हैं, जैसे कि जो पॉलीमर्स होते हैं कहीं पे अगर उससे हमारा कोई मान लीजिए शर्ट या फिर पैंट बनी है, कहीं पे अगर हमारा कट लगता है तो वो जो है पॉलीमर अपने आप को हील कर लेता है और वो कट थोड़ी देर में गायब हो जाता है। और सिंथेटिक आयन चैनल्स हो गए, मॉलिक्यूलर सेंसर्स भी जो है हाईटेक डिवाइसेस के अंदर आते हैं और जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की जो रिसर्च है वो यूज़ की गई है, अप्लाई की गई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाईटेक सेंसर्स हो गए, और जो है इसका यूज़ करके जो हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसको भी हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। और जो कॉन्ट्रास्ट होता है जो कैट स्कैन में यूज़ होता है, मतलब हमारा क्या होता है जब भी हम कोई भी हमारा पेशेंट जो है कैट स्कैन के लिए जाता है तो उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले या फिर आधा घंटा पहले उसे एक इंजेक्शन में एक कॉन्ट्रास्ट जो है उसकी वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसका कैट स्कैन किया जाता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, एक स्पेसिफिक जगह पे जाके जहाँ पे ट्यूमर या फिर कोई चीज़ है वहाँ पे जाके एक्ट करता है, और अगर ट्यूमर वहाँ पे होता है तो जब उसका कैट स्कैन लिया जाता है तो वहाँ पे हमें बता देता है कि यहाँ पे उसके ट्यूमर हो रखा है या फिर कुछ चीज़ हो रखी है। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का बहुत जगह है, कितना अच्छा यूज़ है। जैसे डाटा स्टोरेज में हो गया, ग्रीन केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में हो गया, हाईटेक डिवाइसेस जो नए सेंसर्स आ रहे, बायोमेट्रिक आ रहे, वो किसके यूज़ से आ रहे हैं, हमारे सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। मेडिसिन जो हमारी जो है स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी ट्रीटमेंट जो है, टारगेट डिलीवरी मैकेनिज्म जो है वो कहाँ से निकल के आ रहा है, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। तो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आजकल जो हमारा डे टू डे हमारी रिसर्च चल रही है, और बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है ताकि आपके और हमारे जीवन के लिए जो है बहुत अच्छी चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में मिल सके। तो ये ही बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे, प्रिंसिपल था सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के, उसके एग्जांपल्स हो गए, उसके एप्लीकेशंस हो गए, उसका फंक्शन हो गया, जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे ही बहुत सारे बच्चों को सीखने के लिए मिले कि सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री होती क्या है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। Be safe, be happy, keep learning.